हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। वजीर आजम इमरान खान गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर दौरा चीन पर थे, जैसा कि आप खबरें देखते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मुल्की अपोजिशन है उनके राब्ते उरूज पर रहे। पिछले हफ्ते और हफ्ते के इख्तिताम पर बिलखुसूस हफ्ते के रोज शहबाज शरीफ के यहाँ एक लंच हुआ। इस दावत पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भरपूर शिरकत की और उसके बाद एक तरफ बिलावल भुट्टो और दूसरी तरफ मरियम नवाज को खड़े करके शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बहुत खबरों की जीनत है। ये बावर कराया शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं बीच में खड़ा हूं और मामला ठीक रहेंगे इन दोनों पार्टीज के दरमियान। इससे पहले आप देख चुके हैं माजी में एतमाद का काफी फुकदान रहा है, लेकिन अब ये बात की जा रही है इस मुलाकात के बाद और आज जो अहम बैठक हुई नून लीग की कि तहरीक अदम एतमाद लानी है। अब ये डिस्कशन हो रही है कि वजीर आजम के खिलाफ पहले लेके आनी है या फिर जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनके खिलाफ। ये लंचेस और इशाइयों और मुलाकातों का एक सिलसिला चल पड़ा है। आज जरदारी साहब मधु हैं जो हुकूमती इत्तेहाद अहम इत्तेहाद काफ लीग उनके इशाइये पर आज वो शिरकत करेंगे डिनर में, उधर से भी कोई खबर निकलेगी। फिर इसके अलावा काफ लीग कल ही हुकूमत के लिए अपनी सपोर्ट जारी रखने का ऐलान कर चुकी है। ये अहम है इस मुलाकात के हवाले से जानना, लेकिन साथ ही ये भी उनकी तरफ से ऐलान हुआ था कि नवाज शरीफ के जो करीबी दोस्त हैं अमजद फारूक, उनकी काफ लीग में शमूलियत के ऐलान के दौरान ही उन्होंने परवेज इलाही साहब ने ऐलान किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े सिंसियर हैं मामलात को चलाने के लिए मुल्क के, उनके साथ हमारी सपोर्ट बरकरार है। MQM दूसरी तरफ है वो मौलाना फजलुर रहमान से भी मिल रही है, ANP से भी मुलाकात कर रही है, उस हवाले से भी चहमगोइयां हो रही है कि MQM के हलकों में क्या चल रहा है इस वक्त। और फिर कुछ इत्तलात ये भी हैं कि जो बाप पार्टी है वो हुकूमत से अलहदा होने पर गौर भी कर रही है। इसके अलावा एक और मुलाकात की बात है MQM को मंगल के रोज काफ लीग ने मदऊ किया हुआ है एक मुलाकात के लिए। तो ये तमाम एक टाइम लाइन है मुलाकातों की। आमतौर पे हम प्रोग्राम्स में बैठ के अपने तबसरे दे रहे होते हैं कि कुछ दिन बाद ये होने जा रहा है वो होने जा रहा है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि डिस्कशन तो हो इन तमाम चीजों के ऊपर, लेकिन कोई कयास आराई ना करें, एक टाइम लाइन आपके सामने रखें और आप खुद कुछ डिसाइड करें उसके बाद कि आपको क्या लगता है इन मुलाकातों का क्या नतीजा निकल सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत का अहवाल भी सामने रख देते हैं। बदस्तूर ये बात तो शुरू से की जाती है उनकी तरफ से कि ये जो अपोजिशन की जमातें आजमाई हुई इनसे हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन वजीर इत्तलात ने इस सारी सिचुएशन के अंदर एक फिक्र अपने आप को लाहक रखी और वो ये थी कि नून लीग के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त। उन्होंने कहा शरीफ खानदान की एकतरफा फैसलों की वजह से कहीं चौधरी निसार की तरह शायद खाकान अब्बासी भी पार्टी से अलहदगी इख्तियार ना कर लें। तो वजीर इत्तलात को तो ये फिक्र लाहक थी सारी मुलाकात और ये जो इतनी बड़ी डिस्कशन थी सब के अंदर से, लेकिन ये बयानात भी आए कि कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब की बातों से। तो हम और आज जो हुकूमत की तरफ से ऐलान है कुछ प्रोग्राम का इसमें जिक्र करेंगे। वजीर आजम के हवाले से बताया जा रहा है कि वो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेंगे। तो एक तो हम हुकूमत से ये पूछेंगे कि वजीर आजम साहब खुद वजीर आजम होते हुए एक इतनी पावरफुल पोजीशन के ऊपर होते हुए अपने फैसलों से आवाम से राब्ता कर सकते हैं और फिर इतने सारे जो तर्जुमान हैं उनके जरिए अपना पैगाम भी पहुंचा सकते हैं, तो उनको इस मौके पर क्यों जरूरत पड़ी है। लेकिन खास तौर पर अपोजिशन से पूछेंगे कि वो कहते थे इस महंगाई में वजीर आजम आवाम में निकल कर दिखाएं, तो अब वजीर आजम निकलने जा रहे हैं। कुछ जिक्र करेंगे हम जुल्फी बुखारी साहब का एक पैगाम जो एक उन्होंने बयान दिया है शहजाद अकबर के हवाले से और हुकूमत और एहतसाब के बयानिए के हवाले से, और वजीर आजम का दौरा चीन जिस किस्म के उस पर तबसरे हुए और उसमें क्या अहम फैसले हुए उसका भी हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनका तारुफ करा देती हूँ। नून लीग के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ हैं, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रजा साहिबा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगाज नून लीग से डॉक्टर साहब आपसे ही करूंगी। ये सेनेटर साहब आप लोगों की तरफ से बड़ा वाजे तौर पे शाहिद खाकान साहब आके हम जब सवाल करते थे तो जवाब में कहते थे बताइए आज तक कितनी हुकूमतें अदम एतमाद के जरिए गईं इस मुल्क में। तो इस वक्त जो आप लोग बात कर रहे हैं अदम एतमाद लाने की, अभी ये डिसाइड होना है और ऐलान होना है कि स्पीकर के खिलाफ आएगी पहले या प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, तो क्या ये हकीकत पसंदाना बात है या फिर कोई ये ऑप्टिक्स ही हैं महज जिस तरह हुकूमत भी कहती है? देखिए, इसका ऑप्टिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि असेंबली के अंदर अगर आप गिनेंगे तो हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई इल्हाकी जमात जो है जो हुकूमत के साथ मौजूद है, या तो वो अपने वोट टूटेगी और अपोजिशन के हक में वोट देगी, और या फिर हुकूमत के अंदर के अराकीन जो सियासी जहन रखते हैं और जो समझते हैं कि ये जो महंगाई है या बेरोज़गारी है, जो खारजा पॉलिसी है,
इसका वजन वो नहीं उठा सकते और आने वाले इलेक्शंस में लोगों के पास नहीं जा सकेंगे या वो टूट कर आएंगे। और ये दोनों चीजें जो हैं, इनके इम्कानात जो हैं बड़े जाहिर हो रहे हैं। आपने अपने इब्तदाइये में भी बताया, आपने बाप पार्टी का जिक्र किया। मैं नहीं जानता कि बाप पार्टी का इस वक्त नुक्ता नज़र क्या है। क्यू लीग से भी आज आपने मुलाकात का जिक्र किया, और क्यू लीग के लोग जो हैं वो पुराने सियासी लोग हैं, उन्हें अपने हल्के में वापस जाना होता है, वोट के जरिए इलेक्शन लड़ना होता है, तो उनका क्या रुख होगा, या MQM। और आपने देखा कि अभी सेनेट के जो आखिरी वोट हुआ है उसमें MQM के अरकान, जहां हमारी तरफ से कुछ लोग नहीं आए थे, जो अफसोसनाक बात है। बिल्कुल उसी तरह हुकूमत की जो इल्हाकी जमातें हैं उसकी तरफ से MQM के अरकान जो हैं वो नई असेंबली में तशरीफ लाए थे। तो कुछ जो असल मामला है वो ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा पुअर है, और हुकूमत के जो इल्हाकी लोग हैं और हुकूमत के अपने अरकान जो बहुत सालों से लेकिन ये इम्कानात पे मुसद्दिक साहब आप बात कर रहे हैं, अगर आप इम्कानात की बुनियाद के ऊपर ये बात करें तो इम्कान के साथ महज इम्कानात की बुनियाद पे ऐलानात कैसे हो सकते हैं? कोई बड़ा ऐलान फिर किस तरीके से एक्सपेक्ट किया जाए? क्योंकि आपके अपने पार्टी के लोग ये बात कह रहे हैं, कल भी राना सनाउल्लाह साहब ने बात की कि हम इनकी जमात के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना इतना आसान अमल नहीं होगा जिस तरह आप मीडिया वाले पेश करते हैं, कि हमारे अपने हलकों के जो अहम उम्मीदवार थे, जिनको बकौल आप लोगों के और राना सनाउल्लाह साहब के कि किसी 1500 वोटों से हरा दिया गया आप लोगों के इल्जाम के मुताबिक, तो उनको हम बीच साइड लाइन करके इनके लोगों को शामिल नहीं कर सकते। तो इतना आसान तो फिर ये भी नहीं है, और इत्तेहाद तोड़ना भी नहीं है, क्योंकि काफ लीग ने अपने एतमाद का इजहार कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब पे। देखिए, बड़ी वाज़ेह सी बात है, वो मैंने आपके सामने पहले भी मुकदमा पेश किया है, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस महंगाई का वजन उठाना किसी भी सियासी जहन के आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये तो एक बड़ी वाज़ेह सी बात है। दूसरी बात यह है कि हमारा काम है कि अवामी मुफाद में हुकूमत की तमाम जो बिल्स हैं, हुकूमत के तमाम बजट्स जो हैं, उनका एक तनकीदी जायजा लें और हुकूमत के खिलाफ भरपूर ऑपोजिशन का मुजाहरा करें, पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी। तो हमारा जो फर्ज है वो हम अदा कर रहे हैं। हम पार्लिमान के अंदर भी इनको अपोज कर रहे हैं, पार्लिमान के बाहर भी अपोज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी अपना लाया अमल पेश किया हुआ है, और PDM ने भी अपना लाया अमल पेश किया हुआ है, और तमाम जमातें जो अपोजिशन की हैं वो भरपूर अंदाज में अपोजिशन कर रही हैं। और इस ऑपोजिशन के नतीजे में वो जो फ्रैक्चर्स हैं वो बड़ी वाज़ेह शक्ल में सामने आ जाएंगे, और अगर किसी भी वक्त हमारी नंबर्स पूरे होते हैं तो हम अवामी मुकदमा पार्लियामान के अंदर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शक्ल में बढ़ा सकते हैं, और पार्लियामान के बाहर तो एहतजाज करेंगे ही। तो हम अपना काम कर रहे हैं। के हवाले से आप लोग, मुसद्दिक साहब, कोई अनकरीब के हवाले से आप लोग कोई कॉन्क्रीट बात तो अभी नहीं करे। मैं शैला साहबा की तरफ चली जाती हूँ। कॉन्क्रीट में आपको यही कहूंगा जी, कॉन्क्रीट में आपको यही कहूंगा, मैं पहले भी हमारी पार्टी के बहुत से अरकान ने ये बात की है, लीडरान ने ये बात की है कि हुकूमत के अपने बहुत से MNAs जो हैं वो बार बार हमसे राब्ते में हैं, और जैसा कि कल आपने अभी जिक्र किया राना साहब का, वो बात ठीक करते हैं। इतना आसान नहीं है हुकूमती अरकान को लेना, लेकिन बहरहाल अगर इनकी नंबर्स कम हो जाते हैं, जिनके इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर इन लगता बज़ाहिर ऐसा है कि काफी ज्यादा। फिर पूछते हैं फारूक साहब से। पहले मैं शैला साहबा का, जी अगर आपकी मुकम्मल होगी बात डॉक्टर साहब, तो मैं शैला साहबा की तरफ जाऊंगी। शैला साहबा, पीपल्स पार्टी के साथ तो आप लोग, पीपल्स पार्टी बैठ गई नून लीग के साथ उस मुलाकात में, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के अंदर पाए जाते हैं, उसके ऊपर तो हुकूमत यहाँ तक कह रही है कि कहीं कुर्बानी ना देनी पड़ जाए, जैसे चौधरी निसार साहब की देनी पड़ी, शाहिद खाकान साहब की, अज़मा बुखारी साहबा ने भी कुछ इस किस्म की बात की। बड़े इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो सेनेट के अंदर हुआ, तो जो डैमेज एतमाद का है आप लोगों का, वो उस किस हद तक उम्मीद है कि वो ख़त्म हो चुका है, एतमाद, अदम एतमाद जो था आप दोनों जमातों के दरमियान। लेकिन वादा क्या है पीपल्स पार्टी के लिए, क्या है इस मुलाकात में? इस वक्त पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट क्या है इस ऑपोजिशन के अंदर? अच्छा देखिए, बात यह है कि जहाँ तक नून लीग की बात है तो उनको जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत सारे फोरम है, लेकिन अगर वो टीवी पर आकर ये बात करते हैं तो हम भी पूछ सकते हैं कि भाई बजट में सब लोगों को आपके हवाले कर दिया था, फिर आपके 16 लोग कहाँ थे, या इस तरह की बहुत सारी बातें। खुद शहबाज शरीफ कहाँ थे बजट जब पास हो रहा था, ये सारी बातों के लिए नून लीग हमसे जो भी बात करेगी, जिस फोरम पे बात करेगी, वो बेहतर ये होगा कि अगर वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लीडर ने हमें बुलाया है और हमने एक्सेप्ट किया है, तो नून लीग को समझना होगा कि उन्होंने कहाँ इतराज उठाने, वरना फिर मैं तो
जब्त कर जाऊंगी सोशल मीडिया पे और हर जगह बड़ा जवाब मिलेगा। अब रह गई बात हुकूमत की। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हमारी कामयाबी का राज जो है वो ये है कि हमारी ऑपोजिशन नाअहल है, फिर ये कहते हैं ये कभी नहीं मिलेंगे, फिर जब मिल जाते हैं तो कहते हैं कि देखा मफाद में एक मिल गए। अब ये नहीं कह सकते कि ये करप्शन से बचना चाह रहे हैं या कुछ, क्योंकि हमने दिखाया कि हर पेशी पे आसिफ अली जरदारी साहब कराची से इस्लामाबाद जाएंगे, अगर उनको कहा जाएगा कि अपनी जमानत के लिए खुद आए उसमें भी वो बिल्कुल मानेंगे, और हर मुकदमे में पीपल्स पार्टी का हर शख्स पेश होगा, चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो। तो अब हुकूमत ये तो नहीं कह सकती, क्योंकि पार्टी फंडिंग केस को उन्होंने 7 साल लटकाया, और अब वॉल्यूम 8 जब आया है और पता चल रहा है कि उसके 3000 पेजेस हैं और उस पर भी काम हो रहा है, तो हुकूमत की हालत काफी पतली नजर आ रही है। दूसरे ये कि हुकूमत ने कह दिया कि भाई ये साथ नहीं चलेंगे। आपने तो सब कुछ दिया, वो एनुअल डेवलपमेंट फंड जिसके इमरान खान साहब खिलाफ थे वो 50-50 करोड़ इत्तेहादियों को दिया, फिर भी आप देख लें कि मुल्क के हालात तो बदले नहीं, उनके इलाकों के सेंट्रिक रखे ना शैला साहबा, जो लंच हुआ पीपल्स पार्टी और नून लीग का, मैं उस बारे में जानना चाहती हूँ। आपकी पार्टी में क्या ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, उन्होंने मिलके एक दफा फिर मिनिमम एजेंडे पे बात की कोशिश की है, और पीपल्स पार्टी देखिए पीपल्स पार्टी अपना लाहे अमल दे चुकी है। 27 फरवरी को हम निकल रहे हैं, और उससे पहले हमने किसान मार्च, उससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर महंगाई और गैस ये सब किया है, और चेयरमैन खुद भी जलसे कर रहे हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब खुद निकल रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम के लिए। मैं फारूक साहब की तरफ जाऊंगी ये बात लेके। अब वज़ीर आज़म साहब निकले या ना निकले, लेकिन उनके निकलने से पीएसी गैस कंपनियों का जो गर्दिशी कर्जा है 1300 अरब वो कम तो नहीं हो जाएगा। उनके निकलने से जो 1 अरब डॉलर आईएमएफ से ले रहे हैं वो आपके पास दोबारा लेके आती हूँ शैला साहबा, मैं दोबारा लेके आती हूँ क्योंकि आप लोगों का इस बारे में भी एक दावा था। फारूक हबीब साहब आप बताइएगा, आपके इत्तेहादियों की मुलाकातें भी हो रही हैं, फिर उसके अलावा जरदारी साहब का आज भी काफ लीग के साथ जो है वो एक डिनर में शरीक होने जा रहे हैं, भरपूर एक्टिविटी शुरू हो चुकी है अपोजिशन की। हुकूमत क्यों नहीं घबरा रही? देखिए बात यह है कि ऑपोजिशन की एक्टिविटी इससे पहले भी हमने भरपूर देखी है। देखिए मेरे तो चंद सवालात हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि शहबाज शरीफ ने क्या उस शो काज नोटिस का जवाब ले लिया जो उन्होंने पीपल्स पार्टी को जारी किया था पीडीएम ने? उसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला, ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला। दूसरा ये है कि इसका जवाब भी मिल जाना चाहिए था कि इन दोनों में से सिलेक्टेड कौन है, या कौन जो है वो सिलेक्ट होने की जो है वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि बिलावल भी लाहौर के खानदान को सिलेक्टेड होने का ताना देते रहे हैं और मरियम भी कहती नहीं है कि न्यू सिलेक्टेड तैयार हो रहा है। उसके बाद जो है वो 3rd नंबर पर जो स्टेट बैंक के बिल के ऊपर जो इनका हशर नशर हुआ है, क्या उसके ऊपर इन्होंने एक दूसरे से जवाब ले लिया? ये इनकी मुलाकातें जो हैं वो आज की नहीं है, ये मुलाकातों का सिलसिला बड़ा पुराना है, क्योंकि कभी सड़कों पे घसीटना था, कभी पेट फाड़ के दौलत लेनी थी। उसके बाद मियाँ साहब ने बड़ी आसानी से कह दिया शहबाज शरीफ तो जज्बाती आदमी है, जज्बात में आके जो है वो बातें कर जाते हैं, लिहाजा उनकी बात की कोई हैसियत नहीं है। तो ऑपोजिशन का हो तो ऑपोजिशन को एक दूसरे पे कोई एतमाद ही नहीं है। इन मुलाकातों का नतीजे पर बराए सिफर है, ये पहले भी 0 था, अब भी 0 है। हमें इनसे ना कोई पहले खतरा था, ना कोई अब खतरा है। ये बात ठीक है, ये जो पहले आप बात कर रहे हैं इसका जवाब वो लोग ये देते हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत वो इस वक्त ये बात करते हैं फारूक साहब कि जो आप लोगों की तरफ से मुश्किलात हुकूमत की तरफ से इन लोगों के मुताबिक बनाई गई हैं उसमें हम कौमी मफाद के लिए इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, हम कोई मर्ज नहीं हो गई, हम 2 बड़ी ऑपोजिशन जमातें, हमारे मुख्तलिफ नजरियात हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी अपनी जमात के अंदर से भी ऑन रिकॉर्ड भी कुछ आवाजें उठी हैं हुकूमत के अंदर से, हुकूमत की पोजीशन में मौजूद होते हुए, और ऑपोजिशन कहती है हमारे पास ऑफर करने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं। तो ये इस चीज की परेशानी है हुकूमत को? नहीं देखें, अब सा बात यह है, अगर इनकी बात को तो मैं उस वक्त मान लूं और आपको भी उस वक्त इनकी बात माननी चाहिए जब ये कहते हैं कि 20-22 लोग जो हैं वो इनके साथ राब्ता कर रहे हैं। अच्छा जी, 20-22 लोग राब्ता से इनको हो जाती है। जब ज़िमनी तरमीमी फाइनेंस एक्ट आता है उसमें शिकस्त जो है वो अपोजिशन को हो जाती है। इनको उल्टा साहब है, इनके 2.5 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो हुकूमत के साथ हैं। जो
हर मौका के ऊपर जब वोटिंग आती है, अदम एतमाद आता है, वो इनके साथ नहीं खड़े होते। और ये तो अभी इनके ऑपोजिशन लीडर ने सेनेट में, जिनको नून लीग ने 80 वोट दिए थे, वो इस्तीफे पेश अभी आपके बात से ब्रेक की तरफ जाती हूं, मैं एक वक्फे की तरफ जाती हूं। फारूक साहब, आप ये बात लेकर आऊंगी वापस, इनकी तरफ आऊंगी वापस ये बात लेकर, और मैं कुछ जानने की कोशिश करूंगी ये भी कि पीपल्स पार्टी ने कौन से पीटीआई के मेंबरान के नाम अगर बता सके तो बता सके। इशारतन ही मुसद्दिक साहब से पूछेंगे और शैला साहबा से भी कि किन लोगों के नाम उस दिन उस मुलाकात में बताए हैं कि जो हुकूमती अरकान हैं और हुकूमत से तंग हैं और अदम एतमाद में वोट दे सकते हैं उनके मुताबिक, जो खबरें मिली शहबाज शरीफ साहब के लंच के हवाले से। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं एक तो जो मुलाकातें ऑपोजिशन के दरमियान हो रही हैं और दूसरी तरफ से हुकूमत का एतमाद कायम है। ब्रेक से पहले आप बात सुन रहे थे फारूक हबीब साहब की, वो उल्टा ऑपोजिशन के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं और इसकी एक हिस्ट्री भी है क्योंकि अभी तक कौमी असेंबली में या सेनेट में ऑपोजिशन को टफ टाइम हुकूमत को नहीं दे सकी, बिलखुसूस सेनेट में जहां उनकी मेजोरिटी है। मुसद्दिक मलिक साहब, एक और महाज हुकूमत ने खोला है। सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए वो एक तशवीश का इजहार कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि आपकी पार्टी के अंदर जो शरीफ खानदान के एकतरफा फैसले होते हैं वो सबके ऊपर थोप दिए जाते हैं। तो आप भी एक सीनियर लीडर हैं पार्टी के, ऐसा मामला है कि शायद खाकान अब्बासी साहब की जो नाराजगी है उसको एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा पार्टी की तरफ से? जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं और हर वक्त का मेरा उनसे राब्ता है। मैं ये जानना चाहूंगा ये कौन सी नाराजगी है? ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किसी नाराजगी का इजहार किया है, ना मुझे मालूम है कि कोई इस तरह की नाराजगी है। तो जरूर आपने प्रोग्राम के इब्तदाई में भी जिक्र किया और फिर आपने 2 मरतबा प्रोग्राम के दरमियान में भी जिक्र किया, तो मुझे बताइए वो कौन सी नाराजगी है? नाराजगी से बढ़कर मैं अगर सही लफ्ज इस्तेमाल कर लूं उसके लिए डॉक्टर साहब, वो होगा कि उनके तहफ्फुजात जो रहे पीपल्स पार्टी के हवाले से, यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से खुल के उन्होंने बात की, जिसमें आजिज धामरा साहब ने भी जवाब दिया कि पीडीएम के अरकान 6 किधर थे। तो ये तो एक बहस चल रही है इस वक्त कि आपको इस बात के ऊपर आपकी जमात को तशवीश है जो शाहिद खाकान साहब को ज्यादा है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के अलग होने में भी एक रीजन शाहिद खाकान साहब को करार दिया जाता था पीडीएम से। जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त जो भी मामलात थे वो बाप पार्टी के हवाले से थे। अभी भी जो आखिरी वोट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा तहफ्फुजात जो हैं वो बाप पार्टी के हवाले से आए हैं और वो मैंने ही उठाए थे। ट्वीट भी मैंने किया था और हमारी जो अपोजिशन की जमातों की मुलाकात हुई है उसमें भी हमने ये मामला बड़ी क्लियरली डिस्कस किया है और पीपल्स पार्टी ने भी अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है जो बाप पार्टी के अरकान हैं उस पर, जो बैठते तो बेंच पे हैं ऑपोजिशन के लेकिन सपोर्ट करते हैं हुकूमती मामलात को। तो ये हमारा एक मुश्तरका कंसर्न है जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जिस मेजॉरिटी का आप जिक्र कर रही हैं वो 6 अरकान, 5 से 6 अरकान जो दिलावर साहब हमारे एक मोअज़्ज़ज़ सेनेटर हैं उनके ग्रुप के अरकान की वजह से है। और ये एक मौक़िफ़ ऑपोजिशन का सामने आ रहा है कि वो अरकान जो ट्रेजरी बेंच को सपोर्ट करना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट भी बैठ सकते हैं, ट्रेजरी बेंच के साथ भी बैठ सकते हैं, मगर उनको मुश्तरका ऑपोजिशन का हिस्सा कहा जाए और फिर आप ये सवालात पूछें कि आपकी मेजॉरिटी है तो इसको ख़त्म होना चाहिए इस मामले को। ये मामले तो उठाए जा रहे हैं मगर इनका तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। जो फैसला पीडीएम दिलावर खान साहब का जो ग्रुप है, मुसद्दिक साहब, दिलावर साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ उस दिन आया सेनेट में सामने। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद हैसियत में है यहाँ पे, हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी वोट दिया था और अभी हमने इस हुकूमती बिल को भी वोट दिया है, तो हम दोनों तरफ रह के करते हैं। उस बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? और यही ऑपोजिशन कह रही है कि अगर वो वाकई जॉइंट ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं है और बिल्कुल आज़ाद है और 100% जो वोट हुए हैं उनमें उनका जो नजरियात हैं और इवन जो हमारी कमेटीज हैं उसमें भी अगर वो ट्रेजरी बेंच की सपोर्ट में है तो वो बिल्कुल आज़ाद अपना अलहदा ग्रुप बनाकर बैठें और अपने कॉन्शियंस की आवाज़ के ऊपर वोट करें। लेकिन उसको इस मुतहदा ऑपोजिशन में गिनना जो है वो हम समझते हैं मुनासिब नहीं है और यही वो गुफ्तगू है जो इस वक्त चल रही है। मगर आप मुझे ये बताइए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र जो आपने 3 मरतबा किया ये कहाँ से आया? क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी उनसे आज भी बात हुई है तो ये एकदम जस्ट बिकॉज हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आज
इट वाज अ डल डे, तो उन्होंने कहा शायद खाकान अब्बासी साहब नाराज हुए हैं। मैंने तो वैसे मुसद्दिक साहब आपके दोस्त भी हैं और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं फवाद चौधरी साहब, उनकी सारी जो तवज्जो थी उसका महवर क्या था जो उनके ट्विटर पैगाम के जरिए हम तक पहुंचा, और वो यही था कि जिस तरह चौधरी निसार साहब को आपकी पार्टी ने नाराज कर दिया, उसी तरह शाहिद खाकान साहब जो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वो उनको भी आप लोग जो है अपने आप से जुदा कर लेंगे, और इसकी वजह क्या बनेगी? शरीफ खानदान के यकतरफा फैसले। मैंने वो तो आपकी बात सुन ली, आप बार बार रिपीट कर रही हैं, मैंने आपकी बात पहली मर्तबा ही सुन ली और मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं। जस्ट बिकॉज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक ट्वीट कर देते हैं, वो हकीकत तो नहीं बन जाती ना, उसका एक तरीकाकार है। मेरा सवाल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की पैगाम के ऊपर इसीलिए था डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं फिर, अगर आप इजाजत देंगी तो मैं बात करूंगा। इसका तरीकाकार ये है कि मैं आपके प्रोग्राम के ऊपर आके शाहिद खाकान अब्बासी साहब का दोस्त होने की हैसियत से भी, पार्टी का मेंबर होने की भी हैसियत से ये आपको बता रहा हूं कि इस बात का कोई सर पैर नहीं है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ज्यादा एहसन तरीका यह है कि आप फोन उठाइए और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कर लीजिए, आपको 2 मिनट में हकीकत पता चल जाएगी, बजाय इसके कि हमारे फवाद चौधरी साहब, हमें मालूम है वो ये क्यों करते हैं। आज भी तमाम सवालात जब आप बात करती हैं ऑपोजिशन की, महंगाई की, तो वो गुफ्तगू ये फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी से इनका टकराव है और पार्टी के अंदर टकराव है। ये बात नहीं करते कि अगर आप नर्वस नहीं है तो सड़क पे किस लिए आ रहे हैं इमरान खान साहब। लेकिन अच्छा है, इमरान खान साहब को सूट भी यही करता है, उनको काम भी यही करना आता है कि वो किसी कंटेनर के ऊपर खड़े हो जाएं या अवामी राब्ता मुहिम में चले जाएं, क्योंकि हुकूमत साजी तो वो कर नहीं सकते। जब भी आप ये सवाल पूछेंगी, कारकर्दगी के ऊपर सवाल पूछेंगी या इस कंसर्न का सवाल पूछेंगी कि आइन जिस चीज की इजाजत देता है कहीं वो हो ना जाए, तो वो कहेंगे नहीं नहीं इसको छोड़ें, हुकूमत, ये तो पीपल अंदर से पीएमएलएन के अंदर झगड़ा है और पीएमएलएन और पीपीपी का झगड़ा है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात की तरदीद कर चुका हूं। अगर आप अपनी बात मुकम्मल कर चुके हैं मुसद्दिक साहब, मैं दोबारा आपसे सवाल नहीं पूछ रही, और मेरा सवाल आपसे बुनियादी तौर पे इसीलिए था, बात यह हम कई दफा अपने प्रोग्राम में कहते हैं, हुकूमत आके कहती है कि इमरान खान साहब का वक्त खत्म हो गया, इमरान खान साहब का चाइना माजरत के साथ ऑपोजिशन कहती है कि उनका दौरा नाकाम रहा चीन का, तो फिर उस पर हम सवाल तो हुकूमत से पूछेंगे ना। वैसे ही तो हुकूमत के सिटिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जब को बात करेंगे तो उसका हम आपसे रद्द अमल लेंगे। आपने डिनाई कर दिया, शायद खाकान साहब भी आके डिनाई ही करेंगे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मौजूद तो है कि वो इस बात के ऊपर राजी नहीं है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो किया, और उसके बाद फिर मुलाकात भी होगी, सिंबॉलिकली उसको आपस में हमने जोड़ लिया और आपसे सवाल पूछ लिया और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बयान के मुताबिक पूछ लिया। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर निकलने लगे हैं उस बारे में बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम बात कर रहे हैं एक तो ऑपोजिशन के दरमियान जो राब्ते हो रहे हैं और ऑपोजिशन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि हुकूमत को अनकरीब घर भेजने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के बयानात आप देखते आ रहे होंगे। दूसरी तरफ हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर साहब के एतमाद की क्या आलम यह है कि वो अब फैसलाबाद से आगाज करने लगे हैं अवामी राब्ता मुहिम का। शैला साहबा, पहले आप कहिएगा, हमारे प्रोग्राम में भी कई बार आप कह चुकी हैं, दीगर ऑपोजिशन रहनुमा भी कहते हैं कि इस बार अवाम में नहीं निकल सकती है पीटीआई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब निकलने लगे हैं 9 फरवरी से। फारूक हबीब साहब ने आज ऐलान किया, तो फिर आप लोगों के दावे किधर रह गए? कि ये दावे हमारे धरे रह गए। जो है खटक साहब ने एक तकरीब की, उसमें कोई नहीं था, और कन्वेंशन में उन्होंने कहा खाली कुर्सियों पे हमारा मजाक उड़ेगा, और क्या कहते हैं मियाँ वाली के एमपीए साहब जब अपने इलाके में पहुंचे तो वो पुराने जमाने में धोबी घाट पे जैसे कूट कूट के कपड़े धोए गए थे, उनको ऐसे कूटा गया। इस तरह कराची के तो बहुत सारे एमपीएस अपने हलकों में बिल्कुल भी नहीं जाते, और बहुत ये लोग जा ही नहीं सकते। इनकी अपनी कैबिनेट में भी होता है, वजीर आजम के प्रोग्राम को तो मैनेज किया जा सकता है, और वैसे भी वो इतना बड़ा प्रोटोकॉल लेके निकलते हैं। आपको याद होगा किसी वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में गए थे, वहां पे एक लड़के ने जब कुछ कर दिया था तो उस बच्चे के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था ज्यादा। और इस तरह की बहुत सारी बातें इनकी अपनी कैबिनेट में ये बातें होती हैं कि हम हल्के में कैसे जाएं, इतनी महंगाई है। तो ये सारी बातें सुबह से आप टीवी देखें तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, डॉलर में फिर 30 पैसे का इजाफा हो गया। फिर पीएसी गैस कंपनी जो है 2018 में 300 अरब डॉलर कर्जा था, अब 1300 हो गया, इन्होंने 1000 अरब डॉलर बढ़ा दिया। फिर अभी जो महंगाई का तूफान आ रहा है, तो अगर ये मैनेज कर लें जल्द से कि इस तरह के लोगों को ले आए, और इस तलाशी वलाशी के बाद फिर भी दाल नहीं गलने वाली, दाल नहीं गलने वाली। अच्छा। तो
बिल्कुल दाल नहीं गलने वाली, वरना आपको देख लें अवाम ने हशर कर दिया इनका सारे जो जिमनी इलेक्शंस थे उनमें, और आखिरकार देर से आया, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान से लेके कश्मीर तक अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया वो इलेक्शन भी सबने देखे। और पहली दफा ये हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमती फेडरल गवर्नमेंट जिनकी है वो अपनी एक अक्सरियत सादा नहीं ले सके। मुझे ये समझ नहीं आता कि पिछले 1.5 साल में आप ऑपोजिशन की जमातें अभी तक पब्लिक में नहीं निकल सके, अवाम को मोबिलाइज नहीं कर सके। आपकी जमात ने अब आप लोगों ने लॉन्ग मार्चेस के ऐलान कर रखे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं कर सके। प्राइम मिनिस्टर साहब लाइव कॉल्स भी अवाम की लेते हैं, उसके अलावा देखिए लाइव कॉल जिस तरह से ली जाती हैं सबको पता है। दूसरी बात यह है कि ऑपोजिशन ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से मोबिलाइज किया, बहुत कामयाब ट्रैक्टर ट्रॉली रैली थी किसान की, और हमने हर मौके पे मुजाहरा किया है। और अगर कोई ये समझता है कि हम धरना दे देंगे जैसे पीटीआई ने दिया, खाली कुर्सियां थी और एंकर्स पे दबाव था कि इनको दिखाते रहे, खुद एंकर्स ने हैं कुछ कामरान शाहिद जैसे, उन्होंने हमसे ये इतराफ किया कि हम पे दबाव था, प्रोग्राम में किया, खुले प्रोग्राम में, तो वो हम नहीं करेंगे। एक हमें हकीकत ये है कि ये अपने आप वहां तक पहुंच गए कि इन्होंने अपने आप को ब्रांड का, उस पर भी सर्वे आ गया कि ये ब्रांड नहीं है, और ये कुछ भी कर ले ये अवाम के मकबूल नहीं हो सकते। जो महंगाई है और जो इनके दावे हैं वो अवाम जो है वो बिक नहीं पा रहे, ये चूरन बिक नहीं रहा। फारूक हबीब साहब, ये दावा है ऑपोजिशन का, वो कहते हैं इस वक्त आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। एक इसका ट्रेलर हमने देखा, परवेज खटक साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो एक जलसा छोड़ के चले गए थे एबटाबाद में जब अवाम की तरफ से नारे लगाए गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए इस वक्त उनको क्या जरूरत पेश आ रही है अवामी राब्ता मुहिम की, जब वो इकदामात ऐसे कर सकते हैं जिससे अवाम जो है वो उनको इत्मीनान हो जाए? नहीं देखें, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि किसी इकदामात की वजह से है। हर सियासी पार्टी को ये राइट है कि वो अपने जलसे करे, जुलूस करे। जलसे जुलूस तो जो है वो इन्होंने भी किए हैं। चलें एक लम्हे के लिए अगर इनकी बात जो ये मफरूदा पेश कर रहे हैं कि जी हुकूमत बड़ी अनपॉपुलर है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, सारी चीज़ें हैं, मुझे आप ये बताएं कि इनका आखिरी जलसा था ना लाहौर में, 11 जमातें शामिल थी, पीपल्स पार्टी की कराची में, सिंध में इनकी हुकूमत भी थी, लाहौर में जहाँ जाके गली गली मिन्नत समाजत इन्होंने की। लाहौर के अंदर आर और पार का कहने वाले बाद में ऐसे खबर हुए कि जलसा ही नाकाम हो गया, और उसके बाद जो है वो पीडीएम भी तितर बितर हो गई, टाइम फिश हो गई। आपके सामने कोई नतीजा ये नहीं ला सके। हमारी जमात ने तो हमेशा मैस मोबिलाइजेशन की है। हालिया पॉलिटिकल स्ट्रगल अगर आप उठा के देखें तो उसमें बड़े बड़े जलसे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं। ये एक बात दुरुस्त कह रहे थे कि जो मुझे शैला रजा साहब की बातें लग रही थी, सुन रहा था मैं, मुझे लग रहा था कि वो पीपल्स पार्टी का दर्द बयान कर रही हैं। बलोचिस्तान से पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, केपीके से खत्म हो गई, पंजाब माशाल्लाह बड़ा अच्छा जलसा हुआ। और आप ये देखें कि वहां पर जो है इनके पास अभी बल्दियाती इलेक्शन था ना पीएमएलएन के पास उम्मीदवार थे, ना नून लीग के पास उम्मीदवार थे। वो जमातें जो वफाक की जमातें थी, फजलुर रहमान तो जो है वो आधे आधे आधे, वो कहते हैं ना आधी, अब मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, चले मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन फजलुर रहमान साहब तो हमेशा तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो वो फजलुर रहमान की जीत के ऊपर जो है वो ये खुशियां मना रहे थे। ये बुरा वक्त इनके ऊपर आना था। हमारी जमात वो तो ठीक है फारूक साहब, हर जगह पर हमारे, लेकिन आप तो उन्हें बेरोजगार कहते थे, आप तो उन्हें बेरोजगार कहते थे कि वो खत्म हो गए, लेकिन वो फिर आए। तो सियासत में यही होता है, कभी कम कभी ज्यादा। हम जो है ना मैनेजमेंट, शरा साहब उनको मुकम्मल करने देते हैं। मेरा सवाल भी फारूक साहब ले लें साथ, हुकूमत पे खुद हैं आप। मुझे लगता है मैं जरूर कुछ ठीक कह रहा हूँ। मुझे जरा बात मैंने कहा उसमें बता दूं कि आप उन्हें बेरोजगार कहते थे। मेरा सवाल भी ले लें फारूक साहब। बेरोजगार कहते थे, उन्होंने अपना रोजगार ढूंढ लिया। अगर आपके नजरों में वो बेरोजगारी थी, वहां से आपको बेरोजगार कर दिया। जी अब सब बताइए। जी मैं भी सवाल कर देती हूँ साथ ही। मुझे तो सिर्फ ये समझा दें कि ऑपोजिशन बाहर निकलती है हुकूमत के खिलाफ। खुद वजीर आजम इस मौके पर, जब वो एक प्राइम मिनिस्टर है, बकौल आप लोगों के एक इंतहाई पावरफुल और एक एतमाद प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत है, वो किस लिए अवामी राब्ता मुहिम करने जा रहे हैं इस वक्त? नहीं देखें, दो बुनियादी चीजें हैं। देखें, पहली बुनियादी चीज ये है कि वजीर आजम साहब जो हैं वो अवामी वजीर आजम है, उनको पूरा राइट है, पूरा हक है कि वो अवाम में जाएं, जलसे करें, जुलूस करें, बड़े बड़े इज्तिमात में जो हुकूमती कारकर्दगी है उसको बयान करें। हमारे बहुत सारे ऐसे जो है वो तरक्याती मंसूबे हैं, बहुत सारे ऐसे
हमारे जो है वो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है वो जाना जरूरी है। वजीर आजम साहब जाएंगे, वहां जाकर जो है वो पब्लिक के अंदर जो है वो उनके इफ्तिताह भी करेंगे, पब्लिक के साथ कम्युनिकेट भी करेंगे। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ये देखें 3-3 बार इक़्तिदार में रह चुके, लेकिन ये सेहत कार्ड जैसा प्रोग्राम नहीं ला सके जिसमें आवाम को 10 लाख रुपए तक मुफ्त सहूलत की इलाज की मिलेगी। रोटी कपड़ा मकान का नारा पीपल्स पार्टी ने लगाया था, लेकिन उनको घर 3 मरला 5 मरला 10 मरले का मुमकिन इमरान खान बना रहे हैं, ये नहीं बना सके। सिंध में तो 20-20 अरब की सिर्फ गंदम चूहे खा जाते हैं, ऐसी इनकी नाअहली है। और नाले भी वहां पर FWO को साफ करने पड़ते हैं, सर्कुलर रेलवे भी वफाक को बनानी पड़ती है, ग्रीन लाइन भी वफाक को बनानी पड़ती है, K4 भी वफाक को बनाना पड़ता है। सिंध की आवाम के हिस्से में आता है टैंकर माफिया, जखीरा अंदोज माफिया, वहां पर जो है वो वहां पर जो है वो मैं फारूक साहब आपके लिए एक सवाल छोड़ते हुए आपकी तरफ जाती हूँ, मैं वापस आके मुसद्दिक साहब का पॉइंट भी इसमें शामिल करूंगी। ठीक, एक जी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ मुझे जाना है की माजरत। ये सवाल आपके लिए छोड़ते हुए कि दो मामलात हैं, एक तो जो शाहिद खाकान साहब के हवाले से फवाद चौधरी साहब बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उन्होंने बात की, मैंने मुसद्दिक साहब से सवाल किया, उन्होंने उल्टा हम पे ही सवाल उठा दिए। तो आप बताइएगा कि वो इस किस्म की बात किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ ऑपोजिशन के कुछ हमारे साथी हल्कों की तरफ से भी सवाल प्राइम मिनिस्टर के चाइना का जो विजिट है उस हवाले से कि तस्वीर जारी क्यों नहीं हुई। हम लोगों को सबको बहुत जिम्मेदारी का सबूत करना चाहिए, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो डिप्लोमेटिक खारजा मामलात होते हैं उनके ऊपर वजीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर जारी करके लिखना, जो कि खुद उस मौके पर मौजूद थे उनके साथ, कि ये ले अब आप खुश हो जाएं, तस्वीर हमने जारी कर दी है। ये तरीकाकार दुरुस्त है? तनकीद तो हर किस्म की होती है, उसका जवाब क्या खारजा अमूर के हवाले से क्या प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए? आपसे ही वापस आके फारूक साहब एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद बात हो रही है जो मुल्की मामलात रहे ओवर द वीकेंड, जो खबरें मुलाकातों की सामने आती रही। मुसद्दिक मलिक साहब, आप कहिएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब एक तो अवाम के अंदर निकलने लगे हैं, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? और बज़ाहिर हुकूमत इस बात पे उनको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ये कुछ तनकीद हो रही थी चाइना के विजिट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब के, बड़ी तंजिया बातें आप लोग कर रहे थे, अब हुकूमत ने जारी कर दी है उसकी तफसील के वहां पर क्या कुछ तय पाया, उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखें, पहली बात तो ये कि मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि मैंने आप पे सवाल नहीं उठाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको ऐसा लगा। मैं ये कह रहा था कि हुकूमत के ऊपर जब भी तनकीद की जाती है तो वो दो चीज़ें करती है। एक तो वो कहती है ना महंगाई का जवाब देती है, ना बेरोज़गारी का जवाब देती है, ना गुर्बत का जवाब देती है। वो कहती है कि इन तमाम सवालात को छोड़ें, आप ये बताइए कि PMLN के अंदर बहुत बड़े बड़े फ्रैक्चर्स, और मैं आपको कह रहा था कि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा था, मैं सवाल तो अपने दोस्त फवाद चौधरी साहब पे उठा रहा था, जो आपको मालूम है कि मेरे दोस्त भी। तो एक तो ये नुक्ता, जी हाँ, ये नुक्ता मैं आपके सामने पेश कर रहा था कि ये जवाब नहीं है। दूसरी बात ये कि जो अवामी राब्ता मुहिम वजीर आजम साहब करना चाहते हैं वो जरूर करें, ये उनका जमहूरी हक है, इसमें क्या हर्ज है। वो आए, जरूर अवाम के अंदर अपना नुक्ता नजर पेश करें, वो कोशिश करते भी रहते हैं, लेकिन हमारी दरख्वास्त ये कि उसके साथ साथ हुकूमत साजी के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं कि ये जो जिन चीज़ों का जिक्र हम कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी भी कर रही है और तमाम अपोजिशन कर रही है और आप लोग भी कर रहे हैं जो सड़कों के ऊपर जाते हैं अवाम से राब्ते में, तो थोड़ा सा अगर फोकस वो इस पे भी कर लें कि किस तरह अपनी हुकूमत को बेहतर बनाना है, कैसे इस मुल्क से गुर्बत मिटानी है, तो फिर मेरे ख्याल में शायद वो ज़्यादा अफजल तरीका होगा। तीसरा शक ऐसा पड़ता है, ये अवामी राब्ता मुहिम की तरह जो बड़ी बड़ी वो कैंपेन जिसका दावा कर रहे हैं कि कहीं उनको खतरा इलेक्शंस का तो नहीं पड़ गया, क्योंकि वो कभी तो अजीबोगरीब बयानात देते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं दफ्तर के अंदर कम खतरनाक हूँ, दफ्तर के बाहर ज्यादा खतरनाक हूँ, सड़कों पे किसको कहते हैं ये कि वो सड़कों पे ज्यादा खतरनाक हैं। और अब जब वो सड़क पे आ रहे हैं तो जरा बताएं कि क्या खतरा लाहक है आवाम को या कौम को या ऑपोजिशन को, और अगर हम तीनों को नहीं तो किसको है खतरा लाहक और किसको खतरा वो खतरे की घंटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये उनका हक है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे वो जितने मर्जी चाहें जलसे करें, लेकिन अवाम के दुख दर्द का भी साथ के साथ मुतावा करें। खारजा पॉलिसी के अंदर मैं उसको पोलराइज नहीं करना चाहता, चीन के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इस वजह से आई विल टेक अ पास, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले साल चीन की जो कुल FDI पाकिस्तान में आई है वो तकरीबन $115 मिलियन है,
और ये एफडीआई जो है अमेरिका से बदतरीन हमारे ताल्लुकात होने के बावजूद भी अमेरिका की एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उससे कम है। तो आप सोचें कि कहाँ 30, 40, 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही थी और कहाँ 115 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट। ये मेरे पास ये डिबेटेबल भी है जी जी कहिए। जी चलिए आप फरमाइए जी जी आप कुछ कह रही थी। मैं जी आखिरी बात कहिएगा मुसद्दिक साहब। जी आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि उसके अलावा आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ये चीन के जो सफीर हैं उन्होंने जाते जाते लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर एक तकरीर की थी जिसमें कहा था कि पाकिस्तान अब हमारी डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस नहीं रही। तो ये क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो एक बुनियादी सतून उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का होने से शुरू हुआ और फिर इस तरह की बात वो जाते जाते कह गए उनके सफीर जो हैं। तो पाकिस्तान को तमाम अमेरिका से भी ये जो अब नई इन्होंने गुफ्तगू शुरू की है कि नेटो भी हमारे खिलाफ है, अमेरिका भी हमारे खिलाफ है, चीन से भी हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, सऊदी अरब और तुर्की की भी तकरार के अंदर हम कभी एक को नाराज करते हैं कभी दूसरे को नाराज करते हैं, फ्रांस के सदर को भी कह देते हैं उसने फोन किया था मैंने सुना नहीं है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का भी और प्रेसिडेंट के भी जो, तो वो ये खारजा पॉलिसी को जरा डेलिकेटली हैंडल करें। जैसे ये सिर्फ एक बहस है मुसद्दिक साहब, ये इसके मेरे पास क्योंकि वक्त में सिर्फ फारूक साहब का एक रिस्पांस चाह रही हूँ जो आप लोगों ने बातें की है ये चाइना का जो मामला है इसके ऊपर हम आते हैं खारजा मामला के ऊपर जो आपने बात की। लेकिन फारूक साहब अभी आप इस चीज के ऊपर ही रिस्पॉन्ड कर दें। सिर्फ एक तो ये जो तस्वीर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को जेब देती है बातें जब वो मौजूद हो, क्यों इंडल्ज करते हैं आप लोग इस चीज में? सिर्फ तफसील ही बता देते वो उस दौरे की। सुन लेना, देखें मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप स्टेट विजिट के ऊपर होते हैं तो फिर आपको जो है वहां की स्टेट की जानिब से ही दावत होती है। वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने दावत दी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और सबसे मुलाकातें भी हुई। ऑब्वियसली जाहिर बात है जो उसकी जॉइंट कम्युनिकेशन है और जो उसकी वीडियो है और जो पिक्चर्स हैं वो शेयर उन्होंने करनी थी। उन्होंने जब वो शेयर कर दी यहाँ भी पब्लिसाइज हो गई, लेकिन यहाँ पर जिस किस्म की गैर जिम्मेदाराना सहाफत की गई, जो ट्वीट्स की गई, जो अपोजिशन की तरफ से गैर जिम्मेदाराना रवैयों का सबूत दिया गया, वो वज़ीर आज़म इमरान खान पे जाती तनकीद करते रहे, कोई एतराज नहीं। कितने लोगों की तरफ से फारूक साहब? 2, 3, 4 लोगों की तरफ से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को जेब देता है कि वहां के 2-3 लोगों को रिस्पॉन्ड करें। एक मिनट नहीं ये ऐसी चीज हरगिज नहीं है। 2-3, 4 लोग ही जब को ट्रिगर करते हैं ऐसी चीज को तो वहां से फिर एक ओपिनियन फॉर्म होना शुरू होती है और वो उनसे फिर करवाया जाता है। चलें तस्वीरें आ गई, अब उनके पास उन्होंने को माफी मांगी, इतनी जरूरत है एक ट्वीट करें ना, माफी भी मांग लें। इतनी बेचैनी उनको किस बात की थी? इसके अलावा जो है पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहा है। हमारा स्ट्रेटेजिक मामला पे बात हुई। अभी मैं चाइनीज सफीर की बात तो नहीं करूंगा, मेरे नजदीक ये जो 6 सफ़ों की 33 नुकाती जॉइंट कम्युनिकेशन जो जारी हुई है, जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, वो पाकिस्तान चाइना के जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, इकोनॉमिक हो, उसका पूरा इहाता करता है। तो लिहाजा ये कह देना कि इन्वेस्टमेंट कम आई है, सीपैक स्लो हो गया, उनकी जॉइंट कम्युनिकेशन में उन तमाम चीजों का जवाब मौजूद है। चाइना विजिट के ऊपर हम आने वाले दिनों में तफसीली बात करेंगे। आज वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आपका फारूक हबीब साहबा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तीनों की गुफ्तगू नाजरीन आपने सुनी। वक्त थोड़ा कम था लेकिन प्राइम मिनिस्टर के चाइना के विजिट के हवाले से तफसीली तौर पर आने वाले दिनों में बात करना जरूरी है और जो खारजा अमूर के हवाले से और खास तौर पे मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल बदलती जा रही है इस बारे में भी बात करेंगे आने वाले दिनों में। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।